हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 29 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। ओकला इंडिया लिमिटेड का आईपीओ, इसको एमटीआर फूड्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंडर में एक और कंपनी आती है, ईस्टर्न स्पाइसेस। ईस्टर्न एक और कंपनी है। तो ये तीनों लगभग आप मान के चलिए एक ही कंपनी, एक ही ग्रुप का पार्ट है ओकला इंडिया का। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस के अंदर है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है, सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स, और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और उससे पहले बात करें अगर आज मार्केट की, तो आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। मतलब सारे इंडेक्स कहें, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, सभी में हमें गिरावट देखने को मिली। तो आज गिरावट थोड़ी ज़्यादा ही थी, और जो लोगों के पोर्टफोलियो है वो भी आज लाल ही थे। मतलब नुकसान ही देखने को मिला, क्योंकि लगभग सारे इंडेक्स के अंदर गिरावट थी। और बात करें गोल्ड और सिल्वर की, काफ़ी लोग अभी गोल्ड सिल्वर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं कर रहे हैं। तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी आज हमें गिरावट देखने को मिली है, मतलब हल्की हल्की सी गिरावट थी। और कल की तारीख में अगर बात करें भाई, कल की तारीख में जो वापस रात को लेट मार्केट वगैरह जो भी था उस टाइम, क्या कि सोने के अंदर हल्की सी तेजी थी। बट आज वापस हमें गिरावट देखने को मिली है, हल्की हल्की सी। तो सबसे पहले बात करें एक अंदाजन ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो अंदाजन एक ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 15% के आसपास, 115 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। लगभग इतनी डिमांड चल रही है, तो अभी डिमांड ठीक है। बाकी देखिए, अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है जीएमपी को, हमें इसके भरोसे नहीं रहना है, ना ही कोई लिस्टिंग गेंस की गारंटी होती है। बस एक अंदाजे के लिए हम जान रहे हैं। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी है, वो एक दिन पहले ही आएगी, वो हम डिस्कस कर लेंगे। इसीलिए हमसे जुड़े रहिए और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्या है कि मैं कोई भी पोस्ट वहां पर करूं, कोई भी जानकारी वहां पर दूं, तो आपको मिलती रहे। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, और वीडियो का नोटिफिकेशन भी वहां आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। यूट्यूब पर कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। और फेसबुक इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी 1996 1996 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, अगर एमटीआर फूड्स को कहें तो लगभग 29 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। अब ये पहले कंपनी एमटीआर फूड्स के नाम से जानी जाती थी। अभी इसकी थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूँ। जैसे ये ओकला इंडिया जो कंपनी है, ओकला ओकला है नॉर्वे की कंपनी, और एमटीआर फूड्स थी इंडिया की कंपनी। एमटीआर फूड मसाले भी वगैरह बनाती थी, उसके अलावा ये उसके रेस्टोरेंट चेन वगैरह भी थी, ठीक है। तो ओकला इंडिया ने क्या किया, जो इसकी पैकेज फूड्स या मसाले वगैरह हैं उसके बिजनेस को एक्वायर कर लिया। ओकला जो नॉर्वे की कंपनी है, उसने इसको एक्वायर कर लिया 2007 के अंदर। पहले ये इंडियन कंपनी थी, अभी ये नॉर्वे की कंपनी बन गई है। मतलब इसका अब जो जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वगैरह तो इधर ही है। इसने नॉर्वे की कंपनी ने इसको एक्वायर कर दिया है। दूसरा एक और ब्रांड है ईस्टर्न। ईस्टर्न के भी मसाले स्पाइसेस वगैरह आते हैं, जैसे ये मीट वगैरह के, चिकन फिश, इस तरह के मसाले भी ये बनाती है, और फॉरेन के अंदर एक्सपोर्ट भी करती है। तो वो भी इसी के अंडर में आती है। और ईस्टर्न भी क्या है कि साउथ इंडिया की ही कंपनी थी, ठीक है, इंडिया की ही कंपनी थी, उसको भी ओकला इंडिया ने एक्वायर कर लिया। तब ये चीज क्लियर है। अब ये कंपनी ओवरऑल करती है, ओकला इंडिया ओवरऑल कंपनी क्या है कि जो एक तो मसाले होते हैं, स्पाइसेस जिसको बोलते हैं, मिर्ची मिर्ची, हल्दी, धनिया वगैरह, वो उसके अलावा जो ये मसाले आते हैं, गरम मसाले जिसको बोलते हैं, मीट मसाला है, सब्जी का मसाला, सांबर मसाला है, पाव भाजी का मसाला, ये सारे मसाले वगैरह भी मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। और उसके अलावा जो रेडी टू ईट जो होते हैं, जैसे सारी चीज़ें आप मान के चले कि डोसे का बैटर आता है, इडली का बैटर आता है, मतलब सीधा पानी में भिगोया वो बैटर तैयार हो जाता है। दही वड़े का आता है, बहुत सारी चीज़ों का ऐसा बैटर आता है रेडी टू, वो कहते हैं फटाफट इंस्टेंट मिक्स करके सीधा खाना बना दो, उस तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स या फूड प्रोडक्ट्स भी ये बनाती है। उसके अलावा पैकेज फूड्स का भी, स्नैक्स वगैरह होती है, भुजिया वगैरह उस तरह के, ये कुरकुरे टाइप के, इस टाइप के, और गुलाब जामुन वगैरह, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। तो अगर इसका ओवरऑल रेवेन्यू देखें प्रोडक्ट वाइज, तो 66.6% का रेवेन्यू आता है मसाले स्पाइसेस से, और 33.4% का रेवेन्यू जनरेट होता है जो अदर फूड्स होते हैं इनके, जो भी पैकेज फूड्स वगैरह, वहां से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है 33.4%। इंडिया से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है 82% का। एक्सपोर्ट से, विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से 18% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये जो ब्रांडेड मसाले होते हैं, स्पाइसेस, जो विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट होते हैं,
वहां से इसका 22% का रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब जितना भी मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर, जितने भी मसाले एक्सपोर्ट होते हैं, वहां से इसका मार्केट शेयर लगभग 22% के आसपास का है एज पर आरएचपी। तो मतलब अच्छा मार्केट शेयर है इसने, मतलब अच्छा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। और 42 कंट्रीज के अंदर ये अपने प्रोडक्ट जो है सप्लाई करती है। इसकी टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 400 के आसपास इसके प्रोडक्ट्स हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे मसाले वसाले मिला के प्रोडक्ट्स इसके पास 400 है। तो कुल मिला के समझ में आ गया, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है और मसाले मैन्युफैक्चर करती है। नॉर्वे की कंपनी है, उसने ये एमटीआर फूड्स और ईस्टर्न कंपनी को दोनों को एक्वायर कर रखा है। आजकल देखा जाए तो फॉरेन, मतलब जो फॉरेन वाली कंपनियां काफी ज्यादा लिस्ट हो रही है। अभी एलजी हुई, उससे पहले hyundai हुई, इस तरह की काफी सारी कंपनियां आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए हर कहीं अपना अपना काम है और अपना देखिए अपने प्रोडक्ट भी कहीं विदेशों के अंदर सप्लाई भी होते हैं। तो अगर ओवरऑल सेक्टर देखें, ये सेक्टर तो अच्छा है, एफएमसीजी सेक्टर या ये मसाले खाने पीने वाला सेक्टर, ये अच्छा है, सदाबहार डिमांडिंग सेक्टर है। बट ये हाईली कम्पिटेटिव सेक्टर है, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर्स खूब है। फिर अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें, फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक और 2025 के एक क्वार्टर के दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखें, एसेट्स के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देखिए एसेट्स भी बढ़ते हुए होने चाहिए। रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली, हल्की सी ग्रोथ है, 2200 करोड़ से 2455 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू बढ़ा है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 2023 के अंदर प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा था, 2024 में कम हो गया और 2024 से 2025 में हल्की सी ग्रोथ देखने को मिली है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, हालांकि लॉस के अंदर कंपनी नहीं है, बट देखिए प्रॉफिट भी चढ़ता हुआ लोगों को अच्छा लगता है। जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोग देखते हैं ना रिजल्ट, कि भाई इसका रिजल्ट पिछले क्वार्टर से कैसा आया, पिछले ईयर से कैसा आया, तो वो इम्पैक्ट डालता है शेयर की ग्रोथ के अंदर। बाकी एबिटा के अंदर ग्रोथ है, मतलब एबिटा मतलब जो टैक्स वगैरह काटने से पहले जो भी इनके, जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी होते हैं, जो इनके खर्चे वगैरह, उससे पहले का जो इनका प्रॉफिट है, उसके अंदर तो इसकी ग्रोथ देखने को मिली, काफी अच्छी बात है। मतलब ये टैक्सेस वगैरह है, जो भी इसके डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी होंगे, उनके अंदर इसका ज्यादा खर्चा जा रहा है, इस कारण प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बाकी प्रॉफिट मार्जिन निकाले तो 2023 के अंदर 15.4% के थे, 2024 के अंदर 9.4%, मतलब गिरावट आ गई। फिर 2025 के अंदर 10.4%, मतलब हल्की सी वापस तेजी आई है। और अभी एक क्वार्टर का निकाले तो 13% के आसपास है। ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर उतार चढ़ाव है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब कम हुई है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। रिजर्व्स के अंदर भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अभी रिजर्व्स इसके हाथ में 2523 करोड़ रुपए के आसपास के हैं, मतलब ठीक है। और डेट मतलब उधारी है न के बराबर 2.33 करोड़ रुपए के आसपास की है, मतलब न के बराबर मान सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखिए फाइनेंशियली काफी मजबूत है, ठीक है ना, रेवेन्यू वगैरह के अंदर अच्छी ग्रोथ है। पर प्रॉफिट या नेटवर्थ के अंदर हमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी उसके अलावा विशेष दिक्कत नहीं है इसके अंदर, फाइनेंशियली ठीक है। बाकी अभी के प्राइस बैंड पर इसका 10,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप बनेगा, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है बट ज्यादा रिस्की कंपनी नहीं है। आरओसी 32.7% की और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 13.8%, मतलब 13.8%, ठीक है। फिर बात करें वैल्यूएशन की, तो इसका पी 39 का निकल कर आता है। इसका रेवेन्यू है 2025 के अंदर 2455 करोड़ रुपए का और इसका प्राइस टू बुक है 5.4, 5.4 का। और इसने जो अपना पीयर्स मेंशन किया है, टाटा कंज्यूमर जो कि काफी बड़ी ह्यूज कंपनी है, इससे उसका पी है 90 का, मतलब 90 का। और इसका रेवेन्यू है 17,811 करोड़ रुपए के आसपास का 2025 के अंदर और उसका प्राइस टू बुक है 5.28 का। तो पी वाइज उससे देखा जाए तो सस्ती वैल्यूएशन है, प्राइस टू बुक के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी हायर साइड में नजर आती है। तो वैल्यूएशंस ओके ओके कह सकते हैं। कि एक मैंने मेरे हिसाब से भी ऐड किया, डाबर, डाबर का पी है 50 का, रेवेन्यू है 2025 के अंदर 13,110 करोड़ रुपए का, प्राइस टू बुक 8.32 का है। तो डाबर से प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से वैल्यूएशन सही नजर आ रही है। कि वैल्यूएशंस देखा जाए ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा सस्ती नहीं है बट महंगी भी इसकी वैल्यूएशंस नहीं है, ओके ओके कह सकते हैं वैल्यूएशंस को। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं ऑकला इंडिया के। तो ये आईपीओ 29 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 1 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बन रखा गया 695 रुपए से लेकर 730 रुपए के बीच में। 20 मतलब 20 शेयर्स का ये लॉट है। मुझे लगता है प्राइस बैंड वाइज या वैल्यूएशन वाइज थोड़ी और सस्ती करते तो ज्यादा बढ़िया रहता। टोटल इसका इश्यू साइज है 1667 करोड़ रुपए का पूरा ओएफएस है। हालांकि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ज्यादा पैसों की भी जरूरत नजर नहीं आ रही है और थोड़ा बहुत ठीक है, फ्रेश इश्यू हो जाए तो बढ़िया रहता है। एम्प्लॉइज को डिस्काउंट दिया गया है 69 रुपीज का, रिटेल पोर्शन है 35% का। तो ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे 4 पैरामीटर्स हम देखते हैं। नॉलेज जैस पैरामीटर, सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन में डिमांड वगैरह क्या है, रिस्क क्या है, वही देखते हैं। उसके अलावा आपको इसके भरोसे नहीं रहना है। सब आप
एजुकेशन पर्पज के लिए जान सकते हैं। तो जीएमपी अभी देखा जाए तो 15% के आसपास बता रही है, तो जीएमपी में 20% हो तो हम पूरा 1 पॉइंट देते हैं, तो अभी 20% से कम है तो अभी इसको आधा पॉइंट हम दे सकते हैं। 4 पैरामीटर्स के 4 पॉइंट हम करते हैं, 4 में से 2 पॉइंट आता है तो न्यूट्रल है, 2 से ज्यादा बनता है तो रिस्क थोड़ा कम नजर आता है, 2 से कम होता है तो रिस्क ज्यादा होता है। वैल्यूएशंस की बात करें, वैल्यूएशंस ठीक ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा सस्ती नहीं ना ज्यादा महंगी, तो वैल्यूएशंस में भी आधा पॉइंट मिल जाता है। बाकी सब्सक्रिप्शन एंकर लिस्ट वगैरह वो आना बाकी है। देखिए अगर जीएमपी ज्यादा रही तो सब्सक्रिप्शन ज्यादा मिल जाएगा। बाकी एंकर लिस्ट इशू साइज ठीक है, इस हिसाब से एंकर लिस्ट भी ठीक ठाक आ सकती है। एफआईआईज मुझे लगता है ज्यादा आ सकते हैं क्योंकि नॉर्वे की कंपनी है, तो वो कंपनी कोशिश करेगी कि वहां से एफआईआईज वगैरह लाने की, तो पॉसिबल है कि नॉर्वे वगैरह से भी कुछ इन्वेस्टर्स देखने को मिले। बाकी देखते हैं एंकर लिस्ट कैसी आती है, उम्मीद है कि ठीक ही आ सकती है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है इसको देखते हुए, अभी की कंडीशन देखते हुए, कि इसकी न्यूट्रल बन सकती है, मतलब रिस्क के अंदर ये नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है इसकी रेटिंग से। कोई न्यूट्रल होगा या न्यूट्रल से थोड़ा बाहर हो जाए, रिस्क फ्री हो सकता है। बाकी तो देखिए जो भी आगे अपडेट आएगा मैं आपसे अपडेट शेयर करता रहूंगा। फिर बात करें जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो ओवरऑल अगर पॉजिटिव में देखें तो इतना कोई विशेष ऐसा कोई पॉजिटिव है नहीं, एक नॉर्मल नॉर्मल पॉजिटिव कह सकते हैं। पहला तो पॉजिटिव ये है कि सेक्टर अच्छा है, डिमांडिंग है, ये एफएमसीजी खाने पीने वाला सेक्टर ये डिमांडिंग ही होता है, हमेशा इनकी डिमांड रहती है, बट इसके अंदर क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ती है। उसी के साथ साथ इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अनलिस्टेड लिस्टेड प्लेयर्स खूब है इसके अंदर। बाकी ये एक्सपोर्ट करने में लीडिंग है, मतलब जो मसाले एक्सपोर्ट करती है उसके अंदर टॉप कंपनीज में इसका नंबर भी आता है। फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है, हालांकि प्रॉफिट के अंदर उतार चढ़ाव है, नेटवर्थ भी थोड़ी डाउन हुई है, बट ओवरऑल ये लॉस के अंदर नहीं है, मतलब उतार चढ़ाव भले ही है बट ओवरऑल फाइनेंशियली मजबूत है, डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ये अच्छी बात है। बाकी आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये वगैरह बढ़िया है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, एक तो प्रॉफिट के अंदर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला, नेटवर्थ तो इसकी कम हुई है, ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा मुझे। तो ये क्या है कि इस पर कंपनी को फोकस करना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसके अंदर क्या है कि कंटिन्यू ग्रोथ लानी पड़ेगी, जो भी रिजल्ट है वो इम्पैक्ट डालते हैं कभी भी कोई भी शेयर की ग्रोथ के अंदर, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वैल्यूएशंस ज्यादा इतनी सस्ती नहीं है, मतलब थोड़ी सस्ती करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है जितने हिसाब से छोटी कंपनी है उस हिसाब से वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करते तो ज्यादा बढ़िया रहता। बाकी ओवरऑल ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा कोई रिस्क की कंपनी नजर नहीं आ रही है, ठीक ठाक बैलेंस्ड कंपनी आप इसको कह सकते हैं, मतलब एक नॉट बैड टाइप की कंपनी, नॉट बैड। एक होती है वेरी गुड बेस्ट कंपनी, हाँ इसमें लगाने जैसा एकदम भाई, लॉन्ग टर्म में होल्ड करने जैसा। एक होती है ठीक ठीक कंपनी है, भाई इसके सारे फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे हैं, मतलब कंपनी में कोई कमी नहीं है, एक ऐसा होता है। एक होती है नॉट बैड, खराब नहीं है, इसके अंदर ज्यादा रिस्क नहीं है, ये चीज है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, मतलब अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पर्सनली अगर मेरा देखा जाए तो मुझे ठीक लग रही है, मतलब कंपनी के अंदर कोई खराबी खास लगी नहीं। मुझे लिस्टिंग गेंस के हिसाब से थोड़ा इसके इंटरेस्ट है, बाकी देखेंगे जब इसके सारे फैक्टर्स आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि भाई इसकी लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो मैं बाद में देख लूंगा। कि उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो देखने के बाद आपकी काफी हेल्प हुई है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।